हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एनुअल फाइलिंग के बारे में। एनुअल फाइलिंग क्या होता है, कौन कौन सी कंपनीज़ को एनुअल फाइलिंग करनी पड़ती है, एनुअल फाइलिंग के अंदर कौन कौन सी मैंडेटरी फॉर्म्स है जिसे आपको फ़ाइल करना पड़ेगा। फिर हम लोग उस फॉर्म के बारे में जानेंगे और साथ ही ये भी जानेंगे कि अगर आप वो फॉर्म टाइम से फाइल नहीं करते तो आपको कितनी पेनल्टी पे करनी पड़ती है। एंड अभी रिसेंटली कोविड-19 की वजह से गवर्नमेंट ने जो एक्सटेंशन दी है, फिर हम लोग उसके बारे में जानेंगे कि अब एक्सटेंडेड ड्यू डेट क्या है ये सारी एनुअल फॉर्म्स को फाइल करने के लिए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आप कोई भी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन मिस ना करें। मैं हर हफ्ते एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लाता हूँ अब ड्यू डेट से रिलेटेड। जो भी ड्यू डेट गवर्नमेंट एक्सटेंड करता है और उसकी लास्ट डेट कौन सी है वो मैं आपको अपने चैनल पे अपडेट देता रहता हूँ। अब जान लेते हैं कि एनुअल फाइलिंग होती क्या है। हर एक कंपनी को अपने एनुअल अकाउंट्स और एनुअल रिटर्न कंपनीज एक्ट के अंदर आरओसी को फाइल करनी पड़ती है। ये डॉक्यूमेंट्स आपको लगभग अपने एनुअल जनरल मीटिंग के कंक्लूड होने से 30 से 60 दिन के भीतर फाइल करनी पड़ती है। यहाँ पर कुछ सेक्शंस दी गई है। ये सारी जो रिक्वायरमेंट्स है ये इन सेक्शंस के द्वारा गवर्न किए जाते हैं। अब जान लेते हैं कि कौन कौन सी कंपनीज़ को ये सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करना पड़ता है। अगर आप एक प्राइवेट कंपनी हैं या पब्लिक कंपनी, 1% कंपनी, लिस्टेड या फिर अनलिस्टेड कंपनी, या फिर अगर आप सेक्शन 8 यानी कि कोई नॉन प्रॉफिट कंपनी है, तो आपको ये सारी डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट को फाइल करनी पड़ेगी अपनी फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म होने के बाद। ये सारी डॉक्यूमेंट्स आपको एवरी फाइनेंशियल ईयर फाइल करनी पड़ती है। ये बिल्कुल सिमिलर है हमारे इनकम टैक्स रिटर्न के साथ। जैसे आपको हर साल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी पड़ती है, वैसे ही ये सारी डॉक्यूमेंट्स कंपनीज़ को भी हर साल आरओसी को फाइल करनी पड़ती है। बस ये डिफरेंस है कि इनकम टैक्स रिटर्न हर किसी को फाइल करनी पड़ती है, पर ये जो डॉक्यूमेंट्स है ये खाली यहाँ पे दी गई कंपनीज़ को ही फाइल करनी पड़ेगी। अगर आप इसके अलावा कोई और कैटेगरी में फॉल करते हैं, जैसे कि पार्टनरशिप फर्म या सोल प्रोप्राइटरशिप या फिर एलएलपी, तो आपको ये सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल करने की ज़रूरत नहीं है। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्म्स है जो बेसिकली हर एक कंपनीज़ को फाइल करनी पड़ती है, वो है ई फॉर्म MGT 7, ई फॉर्म AOC 4 एंड ई फॉर्म ADT 1। ये ई फॉर्म इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसे आपको ऑनलाइन ही फाइल करनी पड़ती है। ऑफलाइन फाइल करने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही इसे ऑफलाइन फाइल किया जा सकता है। सबसे पहले हम लोग ई फॉर्म MGT 7 के बारे में जान लेते हैं। ई फॉर्म MGT 7 में आपको अपने रजिस्टर्ड ऑफिस और प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस की डिटेल्स देनी पड़ती है। साथ ही अगर आपकी कोई होल्डिंग सब्सिडरी या एसोसिएट कंपनीज है, आपको उसके भी डिटेल्स इस फॉर्म में देनी पड़ेगी। फिर आपकी कंपनी में कितनी शेयर्स है, डिबेंचर्स है, एंड उस शेयर्स की होल्डिंग पैटर्न की डिटेल्स आपको देनी पड़ेगी। आपके कितने मेंबर्स हैं और कौन कौन से मेंबर्स ने डिबेंचर होल्ड कर कर रखा है, उनकी डिटेल्स। फिर आपकी कंपनीज में कितने प्रोमोटर्स, डायरेक्टर्स या की मैनेजरियल पर्सन है, उनकी आपको डिटेल्स देनी पड़ेगी। फिर आपको अपने सारे पूरे साल में आपने जितने भी मीटिंग्स की है ऑफ मेंबर्स या फिर बोर्ड मीटिंग्स, उसकी डिटेल्स। फिर आपके हर एक डायरेक्टर की सैलरी, अपने प्रमोटर की सैलरी और अपने सारे की मैनेजरियल पर्सन सैलरी। फिर आपके कंपनी पे अगर कोई पेनल्टी या पनिशमेंट इम्पोज किया गया था बाय द गवर्नमेंट, तो आपको उसकी भी डिटेल्स यहाँ पे देनी पड़ती है। और इसके अलावा और भी कोई इंपॉर्टेंट मैटर हो, अगर वो फॉर्म में अगर गवर्नमेंट अपडेट करती है, तो आपको एज़ पर द रिक्वायरमेंट वो सारी डिटेल्स आपको इस फॉर्म में भरनी पड़ती है। अब आ जाते हैं फॉर्म AOC 4 पे। ये फॉर्म बेसिकली आपको अपने फिनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए फ़ाइल करनी पड़ती है। मतलब आपको अपने कंपनी की जो फिनेंशियल स्टेटमेंट है, यानी कि बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंटमेंट्स, ये सारी स्टेटमेंट आपको फॉर्म AOC 4 में फ़ाइल करनी पड़ेगी। इस फॉर्म के अंदर 3 मेन कंपोनेंट आती है। पहली कंपोनेंट होती है जो आपने एनुअल जनरल मीटिंग कराई थी साल में, तो उन जनरल मीटिंग्स की जब आपने नोटिस भेजी थी, वो सारी नोटिस की डिटेल्स, यानी कि कब आपने नोटिस भेजी एंड डिटेल्स यहाँ पे भरनी है। फिर आपको यहाँ पे अपनी डायरेक्टर रिपोर्ट की भी डिटेल्स देनी है एंड अपने फिनेंशियल स्टेटमेंट्स तो इस फॉर्म में आपको फाइल करनी ही है। अब आ जाते हैं अपने फॉर्म ADT 1 पे। ये फॉर्म आपको अपने स्टैट्यूटरी ऑडिटर के लिए फ़ाइल करनी पड़ती है। स्टैट्यूटरी ऑडिटर बेसिकली वो पर्सन होता है जो आपके बैलेंस शीट पे साइन करता है। यानी कि आप जो CA को अपॉइंट करते हैं अपनी कंपनी में, ये उस CA के द्वारा की गई फिनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर जो सिग्नेचर होता है, उस
डिटेल्स को आपको फॉर्म ADT 1 में फ़ाइल करनी पड़ती है। आप कंपनीज़ में आप एक CA को मैक्सिमम 5 ईयर्स के लिए ही अपॉइंट कर सकते हैं। आफ्टर 5 ईयर्स आपको उसे CA को रिटायर कर देना पड़ेगा और उसकी जगह पे एक नई CA को अपॉइंट करनी पड़ती है। तो ये सारी डिटेल्स आपको फॉर्म ADT 1 में ही फाइल करनी पड़ेगी। साथ ही CA जो आपके बैलेंस शीट पे साइन करता है तो उसके नीचे वो एक लाइन लिख देता है दैट दिस बैलेंस शीट इज़ प्रिपेयर्ड ऑन अ ट्रू एंड फेयर व्यू अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन, यानी कि CA के हिसाब से ये सारी जितनी भी डिटेल्स आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दी गई है ये बिल्कुल करेक्ट एंड फेयर है, इसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं है। ये सारी डॉक्यूमेंट्स आपको फिर ROC में फ़ाइल कर देनी पड़ती है। अब जान लेते हैं टाइम लिमिट इन फॉर्म्स को फाइल करने के लिए। तो जो MGT 7 फॉर्म है ये आपको अपने एनुअल जनरल मीटिंग के ख़त्म होने के 60 दिन के अंदर फाइल कर देनी है। फॉर्म AOC 4 आपको एनुअल जनरल मीटिंग के 30 दिन के अंदर फाइल करनी है एंड फॉर्म ADT 1 आपको एनुअल जनरल मीटिंग के 15 दिन के भीतर फाइल करनी है। ये सारी जो डेज़ है ये आपके एनुअल जनरल मीटिंग के डेट से ही काउंट होना शुरू हो जाती है, यानी कि जिस दिन आपने एनुअल जनरल मीटिंग कराई थी अपने कंपनी में उस दिन से ही आप ये डेज़ काउंट करना स्टार्ट कर दें, यानी कि डेट ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग इज़ ऑल्सो काउंटेड एज 1 डे। अगर आप ये फॉर्म्स टाइम पे फाइल नहीं करते तो उसके लिए कुछ पेनल्टी दी गई है। तो फॉर्म MGT 7 एंड AOC 4 के लिए जो पेनल्टी है वो है ₹100 फॉर पर डे ड्यूरिंग ईच डे ऑफ डिले, यानी कि MGT 7 आपको 60 दिन के अंदर और AOC 4 आपको 30 दिन के अंदर फाइल करनी है। बट अगर आप ये दोनों दिन मिस कर जाते हैं, यानी कि आप 60 दिन और 30 दिन के बाद फाइल करते हैं, तो आप जितना भी दिन का डिले होगा आपको पर डे ₹100 के हिसाब से गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। यहाँ पे गवर्नमेंट से मेरा मतलब ROC है। एंड फॉर्म ADT 1 में पेनल्टी और भी ज़्यादा है। ये आपको नॉर्मली तो 15 दिन के भीतर फाइल करना है, बट अगर आप 15 दिन के बाद फाइल कर रहे हैं और आपका डिले 30 दिन तक है तो आपको आपके नॉर्मल फ़ीस का 2 टाइम्स जो अमाउंट है वो पे करना पड़ेगा। बट अगर आप 30 दिन से भी लेट 60 दिन के भीतर फाइल कर रहे हैं तो वो 4 टाइम्स हो जाती है। एंड ऐसे ही आप जितना भी डिले करते जाएंगे वो अमाउंट और भी डबल होती जाएगी, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन पे। अब जान लेते हैं जो गवर्नमेंट ने हमें रिलैक्सेशन दी है इस साल के लिए क्योंकि कोविड के लिए। सो जो अब नई डेट आई है ये सब फॉर्म्स फाइल करने के लिए, वो ये है कि आप नॉर्मली तो आपको एनुअल जनरल मीटिंग 30 सितंबर को कर लेना पड़ता है, यानी कि अगर आपकी फाइनेंशियल ईयर 1920 है तो फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म होने के 6 महीने के भीतर यानी कि 30 सितंबर को आपका एनुअल जनरल मीटिंग हो जाना चाहिए। बट यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक्सटेंशन दिया है और यहाँ पे जो लास्ट डेट है एनुअल जनरल मीटिंग कंप्लीट करने का वो था 31 दिसंबर 2020। सो अब आपको 31 दिसंबर 2020 से आपकी सारी डेट अब काउंट होगी, यानी कि आपको जो 60 दिन 30 दिन और 15 दिन का जो ड्यू डेट है वो आफ्टर 31 दिसंबर काउंट किया जाएगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ने हमें टोटल 90 डेज़ का एक्सटेंशन दिया है इस साल अपनी सारी फॉर्म्स को फाइल करने के लिए। हम लोग इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। सपोज़ एक ABC बोल के प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इन्होंने अपनी एनुअल जनरल मीटिंग ऐसे तो इन्हें 30 सितंबर को करनी थी, बट क्योंकि गवर्नमेंट ने एक्सटेंशन दिया है 90 दिन का तो इन्होंने अपनी एनुअल जनरल मीटिंग 30 दिसंबर को की। तो अब आपका फॉर्म MGT 7 27 फरवरी को ये फाइल कर सकते हैं, फॉर्म AOC 4 28 जनवरी को फाइल कर सकते हैं एंड फॉर्म ADT 1 13 जनवरी को फाइल कर सकते हैं। अगर आप डेज काउंट करेंगे तो 30 दिसंबर से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, यानी कि 30 एंड 31 दिसंबर 2 दिन हो गए। फिर आप जनवरी का 31 डेज़ पकड़ लीजिए तो टोटल 33 डेज़ हो गए। बचते हैं 60 दिन में से 27 दिन, यानी कि आपको 27 फरवरी तक आपको फॉर्म MGT 7 फाइल कर देना पड़ेगा। अगर आप अपनी एनुअल जनरल मीटिंग एकदम लास्ट डेट पे करते हैं यानी कि 31 दिसंबर 2020 तो यहाँ पे दी गई सारी डेट में से आप एक दिन बढ़ा सकते हैं। बट अगर आप इस डेट में अपनी ये सारी फॉर्म्स फाइल नहीं करते हैं तो उस केस में फिर आपको पेनल्टी पे करना पड़ेगा। सो ये थी आज की वीडियो का डिस्कशन, जिसमें मैंने आपको पूरी एनुअल फाइलिंग के बारे में सारी डिटेल दे दी और साथ ही आपको एक्सटेंडेड ड्यू डेट भी बता दिया फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ नीचे दिए गए लाइक बटन को दबाइएगा और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अगर आपको कुछ भी डाउट हो, कमेंट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।